फाउंडेशन कोर्स पूरा लॉन्च हो जाएगा और एक बढ़िया तरीके से, जिसमें कि आप महसूस करें कि वास्तव में इसी कोर्स की तलाश आपको हो रही थी। वैसे तो बहुत सारे कोर्स मार्केट में होते हैं, लेकिन सबसे दिक्कत क्या होती है कि जहां आप जाना चाहते हैं, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको वहां नहीं पहुंचा करके, बल्कि एक ट्रेडिशनली जिसकी जीएस पढ़ाना होता है कि जनरल स्टडीज़ हमने पढ़ा दिया, केवल उसी तरह से पढ़ा दिया जाता है। बेटर तरीके से सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस रखा है उसके अधीन मैं कह सकता हूं कि आपके लिए जो करूंगा सबसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और यह आपसे ही फीडबैक लेकर के किया जाएगा। यानी अगर कोर्स में कोई दिक्कत हो रही है तो आपकी रणनीति के हिसाब से, यानी आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए कोर्स की संरचना को परिवर्तित भी कर दिया जाएगा। ऐसा जनरली होता नहीं है और करना नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन मैं दिन रात काम करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर संस्थान ने दायित्व दिया है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा और आपके हित के लिए ही पूरा करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि सभी वो बच्चे आ चुके होंगे जिनको मॉक टेस्ट देना है और अपने इतिहास विषय के ज्ञान का आकलन करना है। हमने चैप्टर ही आपको पहले बता दिया था। चैप्टर आपका वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक होगा। एक दिन और आपका एंशिएंट इंडिया पर मॉक टेस्ट होगा। देन फिर 2 दिन टेस्ट होगा आपका मेडिवल पर, और देन फिर 3-4 दिन आप ले सकते हैं मॉडर्न के लिए, जहाँ की सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बच्चे ने चैट भी किया था कि मॉडर्न से ही शुरू किया होता तो अच्छा होता, लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चे कि एक कृत्रिम तरीके से पढ़ाने से ज़्यादा बढ़िया है कि सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाए। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे साथ ही चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं लेके आता हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो सकता है उसको भी मैं करके आता हूं, और बहुत सारे प्रश्न नए भी लेकर के आता हूं। चूंकि क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी छोटी होती है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, तो एक अच्छे खासे क्वेश्चन को डिस्कस करने की स्थिति में पूरे क्लास में हो जाते हैं। इसी एडवांटेज को मैंने आपके लिए लाया हुआ है कि आपके लिए जो कल जैसे मैंने 20 क्वेश्चन लिया हुआ था, आज मैंने उस क्वेश्चन को बढ़ा करके 30 कर दिया है। यानी 30 क्वेश्चन 1 से सवा घंटे के अंदर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जहां आप फंसेंगे वहां मैं ज़्यादा डिस्कस कर दूंगा। जहां आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है इसकी जानकारी मुझे थी, तो उसे मैं स्किप कर दूंगा, जल्दी से जल्दी वहां पर निकलने की कोशिश करूंगा, ताकि 30 क्वेश्चन आपका 100 समय हो सके। बहुत लंबा क्लास में नहीं लेना चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो। इसी प्रकार से जो लास्ट क्लास आपका एंशिएंट का होगा, यानी मौर्य काल के बाद पूरा का पूरा एंशिएंट एक साथ कवर अप करेंगे, तो वहाँ पर भी 30 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन वह क्लास आपकी मंडे को होगी। संडे को एक दिन ऑफ रखते हैं, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मैं भी क्वेश्चन को कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से विशेष रूप से क्वेश्चन लाना पड़ता है। आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, कहीं से लिया नहीं जाता है, बल्कि रियल टाइम में उसको तैयार करके लाया जाता है। एक बार मैं सभी बच्चों का परिचय भी ले लेता हूं, जो एक परंपरा से मैंने अपने क्लास में बना करके रखी है। देन फिर मैं टेस्ट की शुरुआत करता हूं, और पूरे जोशो खरोश से आप भी तैयार हो जाए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अमित पाल जी हैं और राकेश जी हैं, माँ की भक्ति है, श्रद्धा है, अशोक है, अरुण गौतम है, खुशबू है, सुमन है, नेहा अरविंद, राजा, राकेश कुमार यादव जी हैं, पुष्पा है, संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी, आशा करता हूं कि आप विशेष तौर पर सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि आप भी मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज तो बहुत ज़्यादा भूमिका में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, सीधा सीधा प्रश्न पर आएंगे, और अभी इमीडिएट में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखने वाला हूँ। चलिए आते हैं मॉक टेस्ट के इस दूसरे संस्करण पर। ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा सप्ताह जो अगला होने वाला है वो मैं ही आपके लिए मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे तक रहूँगा, जिसमें कि कंप्लीट मॉडर्न यह हो जाएगा, यानी पूरा हिस्ट्री आपका एक झटके में ही समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरे फैकल्टी आएंगे और आपके लिए इसी तरह से मॉक टेस्ट आयोजित करेंगे। फिर मैं लास्ट में आऊँगा, जबकि बिहार स्पेशल आपके लिए कंडक्ट हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आज सेट 2 है, याद रखेंगे। मेरे साथ आप जरूर यह अनुभव करें नेगेटिव मार्किंग के साथ। हालांकि मैं नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दे रहा हूं, केवल थोड़ी बहुत मैं आलोचना कर लेता हूं आपकी। जब आप एक शानदार प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो थोड़ी बहुत आलोचना मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग आप अपने मन में ज़रूर बिठा के रखेंगे
कि जो क्वेश्चन आपने अंदाज से ठीक किया है उसको आप नेगेटिव मान के चलें, वहाँ आपकी गलती फिर से होने वाली है, और उसको मान के चलें कि इसको मुझे फिर से रिवाइज करना है, तभी आपको इसका वास्तविक फायदा मिल पाएगा। चलिए लेट्स गो। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपके लिए आज के पिटारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वह होगा आपका कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल आप फैक्ट्स मत रटिएगा, फैक्ट्स कभी मैं कहता हूं आपको नहीं रटना है। सबसे पहले यहां पर आपको समझना चाहिए कि साम्राज्य का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि राज्य से बड़ा होता है साम्राज्य, साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। अगर प्रशासनिक इकाई की बात की जाए वैदिक काल से ही, तो आप देखेंगे कि जैसे जन है, जन जनपद में तब्दील होता है, महाजनपद में तब्दील होता है पद में, फिर देखते हैं आप राज्य की अवधारणा आ जाती है, फिर यहां पर साम्राज्य की अवधारणा आ जाती है। एक साम्राज्य का मतलब क्या होता है ये आपको केवल स्पष्ट होना चाहिए। आंसर अपने आप निकल जाएगा। वैसे तो आपने फैक्ट्स रट लिया होगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन वह अधूरा उत्तर होगा। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा कि मैंने दोनों ऑप्शन चुना हुआ है। जो ऑप्शन जैसे कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ऑप्शन बना सकूं, इसलिए वहां पर मैंने डी और ई को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। अदरवाइज जहां लगता है कि 3 ही ऑप्शन में आप उलझने वाले हैं, तो वहां पर मैंने डी और ई को 68 बीपीएससी के पैटर्न पर रख लिया है। ये मैंने थोड़ी सी छूट ली है। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का, नमस्ते अजिताभ जी, राकेश कुमार, शिल्पी, गौतम, सोने लाल का आंसर ए है, माँ की भक्ति का आंसर ए है, नेहा राय, साहिल, पुष्पा, कुमार झा साहब हैं, राकेश जी, जयकृष्ण पटेल जी बिल्कुल ठीक है, संतोष जी, संदीप, सुचित्रा, निधि, रितु, खुशबू, और झा साहब है, शिव शंभू झा है, शशि जी है। सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ तकरीबन सही है। इसमें आपने बिल्कुल भी उलझन नहीं दिखाया है। चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा पहला शासक है जिसने उत्तर से दक्षिण तक एक छत्र राज्य की स्थापना की जो साम्राज्य के बराबर था। जो शास्त्रों में साम्राज्य की अवधारणा दी गई है कि एक जम्बू द्वीप पर एक छत्र रूप से शासन करने वाला शासक, तो वह पहला शासक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। इसलिए हम पहला ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जरा इसको देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाइड हल्का सा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखता हूं इसका आंसर क्या देते हैं। बोगास कोई अभिलेख का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है कि मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में यह स्थल चर्चित रहा है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी, इसलिए यह स्थल चर्चित रहा है। और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? बोगास कोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में यह स्थल स्थापित है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर आप देना चाहेंगे? पहले एक बार आपका आंसर मैं देख लेता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। निधि गुप्ता का आंसर बी आ रहा है। बलवंत मौर्य का ए है। राजा कुमार राय का ए है। शिल्पी गौतम का बी है। विकास ICS का बी है। रितु रॉय का आंसर ए है। सोनेलाल का बी है। नीतीश कुमार का ए है। इसका मतलब है कि आज के आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में बच्चों में देख रहा हूँ। एक जो नीट एंड क्लीन आंसर है वह नहीं आ पाया है, और इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। मैं यहाँ पर हो सकता है कि मैंने बताया कि क्वेश्चन गलत होने का 2 ही कारण होता है। या तो आपने हड़बड़ी में जवाब दे दिया, जल्दी में जवाब देना है, इस वजह से कुछ क्वेश्चन आपने जानबूझ के गलत कर दिया, जिसको आप ह्यूमन एरर कहते हैं। उसको मैं कहता हूँ कि जानबूझ करके गलत कर देना। जानबूझ करके गलत 5-6 क्वेश्चन आपका हो जाता है, ना चाहते हुए भी आप कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उसको तो खैर मान्यता नहीं देते हैं। उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप ठीक करने लगेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको सच में इन्फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है। अभी मैं अचानक से मॉक टेस्ट लेकर के आ गया हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है नहीं,
तो स्वाभाविक है कि कुछ वैसे में मैंने पढ़ाया होता तो ये आपको नहीं दिक्कत होती, सोर्स की कमी नहीं होती, और आगे जब फाउंडेशन कोर्स में आप देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो, तो इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि आंसर नीट एंड क्लीन नहीं आ रहा है। देखता हूँ जीएस का रागिनी कुमारी का डी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर तो इसका ए होगा। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ऐसे मौके पर जबकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपका है। ध्यान रखिएगा, बोगास कोई क्या है, एक स्थल का नाम है, एक जगह का नाम है, मध्य एशिया के आसपास कहीं स्थित है। और वहाँ पर एक युद्ध हुआ था, किसी दो राजा के बीच में संधि हुई थी उसके पश्चात। और जब वह संधि हुई थी तो वहाँ पर कुछ वैदिक देवी देवताओं को साक्ष्य के रूप में वहाँ पर रखा गया था, नाम लिया गया था। उस संधि पत्र में लिखा गया था, उस अभिलेख में लिखा गया था कि इन वैदिक देवताओं के समक्ष शपथ ली जाती है कि दोनों राजा मिलजुल करके रहेंगे। और यह जो देवता था, जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है, कम से कम 4 प्रमुख देवता जो ऋग्वेद से संबंधित है, वहाँ पर उसकी चर्चा हुई है। इसलिए यह बोगासकोई अभिलेख भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक फैक्ट्स और भी आपको साथ साथ चलता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मैंने कहा, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। लेकिन जब ऋग्वेद की आप बात करते हैं, वहां पर प्रमुख 3 देवताओं की चर्चा करते हैं, तो आपको सबसे पहले इंद्र दिखाई देगा, जिसकी चर्चा वहां पर हुआ। तीसरे नंबर के देवता वरुण है, जिसके लिए 30 श्लोक होता है, दिया गया है, वर्णन किया गया है, तो उसकी भी चर्चा हुई है। अब जो सेकेंड नंबर के देवता हैं, सेकेंड नंबर के देवता कौन थे? अग्नि है। जैसे इनके लिए हम मानते हैं 200 सूक्त लिखा गया है, तो अग्नि का नाम ही नहीं लिया गया है। तो आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि भला अग्नि महोदय कहाँ चले गए? तो ये एक गंभीर विषय है। इस पर हम लोग मुख्य परीक्षा वाले में या फाउंडेशन वाले में जाके विचार करते हैं कि या तो अग्नि देवता को मानने वाले कुल, जो भरत कुल है, उसका आगमन या तो पहले हो गया होगा या भरत का आगमन अभी नहीं हुआ होगा। ये बातें क्या है, अगर आपने नहीं समझा तो मैं इसको फाउंडेशन वाले में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। आंसर क्या होगा? 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यह भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने कल कॉम्प्लिकेशन बताया था कि हो सकता है कि 1, 2, 3 वाला भी ऑप्शन सही हो जाए, और हो सकता है कि आप यह भी सही करें कि उपरोक्त में से एक से अधिक वाला, दोनों विकल्प यहां पर मिल जाएगा। 68 बीपीएससी में इसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न गलत हुए। तो आपको सबसे पहले वही आंसर टिकाना होगा जो कि ऑप्शन के साथ सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है। वैसे तो डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा, लेकिन अगर इसमें से कोई आंसर आ रहा है तो पहले आपको ABC में से आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें और दोनों सूचियों की सहायता से ज्ञात करें कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मल्ल तक्षशिला, मल्ल क्या है? महाजनपद है। तक्षशिला उसकी राजधानी है, मतलब तक्षशिला राजधानी नहीं है। कहा गया है कि क्या तक्षशिला उसकी राजधानी है, और आपको केवल सुमेलित युग्म का चयन करना है। मल्ल तक्षशिला, अंग कौशांबी, गांधार चंपा, वत्स कुशिनारा। केवल 1 सुमेलित है, केवल 2, 3 सुमेलित है, केवल 1, 3 सुमेलित है, उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है, और उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए स्थिरता से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इनमें से कितने सभी? केवल 1 सुमेलित है, क्या केवल 2, 3 सुमेलित है, क्या केवल 1, 3 सुमेलित है, क्या उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है सॉरी, और उपरोक्त में से कोई नहीं सुमेलित है। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? मैं एक बार आंसर आपका देख लूंगा। हाँ, बलवंत जी का आजा है ई, HR ऑफिशियल है, शशि है, झा साहब का भी है, ठीक है, CE है, राकेश कुमार का ई है, रितु का ई है, संदीप कुमार का ई है, जयकृष्ण जी का ई है, आत्मबल का विश्वास भी ई है, बहुत बढ़िया। और राकेश जी हैं, रागनी हैं, झा साहब हैं, सुचित्रा कुमारी हैं, राजा कुमार राय हैं, अरविंद, शिल्पी,
और जीएस जी भी हैं, राकेश जी हैं। चलिए, निधि गुप्ता, मिशन सक्सेस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर रहा। और जितने का बच्चे का मैंने नाम लिया, क्योंकि नाम लेने के समय बहुत ज़्यादा समय भी जाएगा, तो जो एक झटके में बच्चों का नाम आ जाता है तो उनको मैं ले लेता हूँ नाम। यह मत समझिएगा कि नाम लेने में कोई पार्सलिटी होती है, जो सामने दिख जाता है चैटिंग में उसको नाम ले लिया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ई, क्योंकि कोई भी जो सुमेलित नहीं आपका बनता है, चारों के चारों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यह भी आपके लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा, एक बार इसका सही तरीके से जवाब दीजिएगा, सोच समझ करके जवाब देंगे और देखता हो कि इसका आंसर आप क्या देना चाहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? प्रायः 9000 ईसा पूर्व, प्रायः 12000 ईसा पूर्व, प्रायः 6000 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 9000 बीसी में, 12000 बीसी में, 6000 बीसी में, नन ऑफ दिस, या एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? आंसर जो आपका आ रहा है शशि जी, आंसर आ रहा है आकाश शर्मा, नीतीश का सी आ रहा है, शिल्पी गौतम का सी है, राहुल का ई आ रहा है, माँ का भक्ति सी है, भारत HR ऑफिशियल अब बी है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार आप लोग पुष्पा, नेहा राय, राजा, मैं आंसर देख रहा हूँ कि तकरीबन सभी बच्चों का गलत आ रहा है। कुछ बच्चे हैं मिशन सक्सेस हैं, राहुल प्रोडक्शन हैं, संतोष कुमार हैं, भारत भूषण जी हैं, संजय जी नहीं, नीलेश निराला है, राहुल जी हैं, मिशन ऋतु राय। कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, राजा कुमार राय बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर अरविंद जी है, सर्जन यादव जी हैं, थोड़ा गलत जा रहा है, और कुमार झा साहब जो हैं सी है। निधि गुप्ता गलती हो रही। देखिए क्या परेशानी हो रही है, इसको समझिए, क्या आपको परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन को बनाने में, समझिए। पहली बात तो यह समझिए कि जब कालखंड का विभाजन हम करते हैं, यहाँ मान लो कि सबसे पहले मैंने लिखा प्राग इतिहास, प्राग इतिहास को लिखा, तो प्राग इतिहास को भी हम लोग कई चरण में बांटते हैं। जैसे हम कहते हैं पुरापाषाण काल कहते हैं, मैं लिखता जाता हूँ, पुरापाषाण काल हमने लिखा, फिर हमने लिखा मध्य पाषाण काल लिखा, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल लिखा, फिर हमने लिखा नव पाषाण काल लिखा, नव पाषाण काल, फिर हमने लिखा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर हमने लिखा कांस्य काल। क्या लिखा? कांस्य काल। अगर आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी होगी तो जो कांस्य काल है या ताम्रपाषाण काल है, यह नामकरण इसलिए किया जाता है कि जिस धातु या पत्थर से बने हुए उपकरण हमने प्रयोग में लाया, उसी के आधार पर उसका नामकरण भी कर दिया। यहां पर कहीं पर भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, देख रहे, कहीं पर भी अगर लोहे का प्रयोग होता तो यहां लोहे का नाम जरूर लिखा जाता। जबकि कांस्य काल आपका मान के चलते हैं 1900 BC तक, हड़प्पा सभ्यता तक दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि 1900 BC तक भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग तो नहीं ही प्रारंभ हुआ होगा। अगर लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ होता तो इस काल विभाजन को हम चेंज होते हुए देखते। समझ रहे हैं कैसे हमें क्वेश्चन को पकड़ना है? मान लो कि कोई क्वेश्चन हमने नहीं आ रहा है तो कैसे हमें पकड़ना चाहिए। तो 1900 BC जब तक हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा होता है, वहां तक तो लोहे का प्रयोग नहीं प्रारंभ हुआ। इसका मतलब तो यह ऑब्वियस है कि उसके बाद ही हुआ होगा, और उसके बाद यहां पर कोई डेट ही नहीं है जिसको कि आप कह सकते हैं कि लोहे का प्रयोग यहां पर प्रारंभ हुआ होगा। आंसर निश्चित रूप से इसका ई होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि लोहे का प्रयोग जो प्रारंभ होता है वह उत्तर वैदिक काल के अंत में होता है। उत्तर वैदिक काल के अंत में लगभग हम मान के चलते हैं 600 BC के आसपास जाकर के लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर गलत करना चाहिए था। मेरे बच्चे बताएंगे क्या आंसर ये गलत होने लायक था? अगर हमने तार्किक ढंग से सोचा होता, ईश्वर की कृपा है कि BPSC में आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा बनाने के लिए। तो अगर कभी आप उलझने लगेंगे इतिहास के प्रश्न में, तो जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है थोड़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि अनमनी ढंग से या बगल में झांक लिया, उसका देख लिया। उसके जगह पर आप शांति से अपने पढ़ी हुई बातों को आकलन करिए, आंसर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि तर्क आपके पढ़ाई में ही छुपा हुआ रहता है। समझ पाए? आंसर आपने गलत किया, जबकि गलत नहीं होना चाहिए था। 4 का आंसर क्या होगा? ई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, तक्षशिला, चोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह तो बहुत सरल प्रश्न होगा आपके लिए, इसको मुझे लगता है कि उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ, अमित पटेल जी, हाँ 600 BC था संदीप कुमार जी, तो इसलिए आपका गलत हुआ था। राहुल प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है आपका। और अब आंसर आप देंगे, जो राहुल प्रोडक्शन को उनका आंसर मुझे लगता है कि आ भी गया है, आत्मबल का विश्वास भी है। ऋतु राय है, हाँ ठीक है ऋतु डोंट वरी, ये होता है, इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने लॉन्च किया है कि आपको दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। शिल्पी है, भरत भूषण है, राहुल है, निधि है, फ्यूचर है, नेहा चौधरी, नेहा राय, मिशन, रंजना, जयकृष्ण पटेल, बहुत जयकृष्ण पटेल जी आपका आंसर मैं देख रहा हूँ गलत हो रहा है। शशि, पूजा, ए आंसर आ रहा है। जिन देख रहा हूँ कि जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं उनका गलत है। अब तो चूंकि बहुत तेज़ी से चैट चल रहा है तो मुझे मेरी आँख जो है ना उसको पकड़ नहीं पा रही है। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो अंदाज से दिया है। ध्यान रखिएगा कि मैं भी जब इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मुझे लगा था कि बहुत सारे बच्चे एक ही तरफ जाएंगे। एक ही तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं वो? क्योंकि उनको एक अवचेतन मन में जो आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से एक शब्द आपको बार बार इम्प्रेस कर रहा है, और उस शब्द का नाम होता है ब्रात्य। ब्रात्य और अनर्थ शब्द से आप कहीं एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपने पढ़ा तो ब्रात्य था, और हो सकता है कि उसकी जगह अनर्थ हो, या आपको याद नहीं आ रहा कि वास्तव में ब्रात्य और अनर्थ एक ही तो नहीं था। पहले झटके में ये आपके पास इंप्रेशन आ सकता है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अनर्थ शब्द हम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में देखते हैं। गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां अनर्थ उसको कहते हैं, इसलिए यह तो होने का कोई मतलब बनता नहीं। हाँ, ब्रात्य अगर शब्द होता, क्योंकि गंगा नदी के दक्षिण वाले भाग को देखिए, आप आर्यन सभ्यता का अगर प्रसार देखेंगे तो अगर मैं ऐसे मार्क करूं तो इस एरिया से आना शुरू हुआ, यहाँ से हम विकास कर रहे हैं, इस एरिया से एंट्री कर रहे हैं, और गंगा नदी तो यहाँ निकल करके ऐसे जाती है ना। तो यहाँ ये गंगा नदी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जहाँ से इसने क्रॉस किया मेरठ तक आते आते, जिसको आप हस्तिनापुर कहते हैं, वहाँ तक आते आते फिर हम गंगा नदी को क्रॉस करने कर लग जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हम मगध की तरफ एंट्री करते हैं। तो जनरली इस क्षेत्र को मगध कहा जाता था, लेकिन शास्त्रों में मगध के क्षेत्र को ब्रात्य भी कहा गया है। ब्रात्य का मतलब होता है अशुद्ध क्षेत्र, जिसको कि आर्यन सभ्यता ने अभी तक शुद्ध नहीं किया है। दोनों शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर तक्षशिला हो नहीं सकता है, तक्षशिला तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है। चोल आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साउथ में, ये नहीं है, ये नहीं है। अनर्थ आपका गुजरात में हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, जहाँ की कोई भी आपका आंसर सुटेबल नहीं होता है। तो थोड़ा क्या बरतना है, हमें सावधानी बरतनी है। अनर्थ और ब्रात्य वाले से आपने क्वेश्चन गलत किया होगा, मैं अनुमान आपके लिए लगा सकता हूँ। और सावधानी बरतेंगे, एक बार गलती हुई फिर प्रण करेंगे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ ताकि 30 क्वेश्चन करना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और मैं अपने स्टाइल में इसको 100% का टैग लगा रहा हूँ। देखता हूँ कि आप क्या मेरे इस विश्वास पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। मैंने पहले ही लगा दिया कि 100% का टैग, कि हर बच्चा इसका आंसर सही ही देगा। अब आपके ऊपर विश्वास तो है ही मेरा, देखता हूँ कि आप इस विश्वास पर कितने खड़े उतरते हैं। चोल क्यों नहीं होगा? चोल तो लास्ट में है ना बेटा। चोल, अच्छा आपने इसलिए, मैं 1 मिनट रुक जाइएगा आंसर देने के लिए। उन्होंने बड़ा सही सवाल पूछा कि चोल क्यों नहीं होगा। चोल तो दक्षिण में है ही, गंगा नदी के दक्षिण में है। लेकिन यहाँ पर सभ्यता के विस्तार के साथ पूछा जा रहा है, जो वैदिक काल में सभ्यता हो रहा था उसके विस्तार के साथ पूछा जा रहा था। आप चोल से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चोल आंसर नहीं होगा। क्या आंसर दे रहे हैं आप? इसका सी आंसर आ रहा है। सुचित्रा का, सृजन यादव जी का है, संतोष जी का है, फ्यूचर IAS का है, मिशन है, नेहा चौधरी है, राकेश है, HR ऑफिशियल है, ऋतु राय है, और मिर्जा साहब है, मिशन है, राहुल प्रोडक्शन है, राकेश कुमार जी हैं, GS साहब हैं, और मिशन सक्सेस। चूँकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आता है, पुष्पा का आंसर सी है। एक बार मैं देख लेता हूँ, तकरीबन सभी बच्चों का आंसर जो आ रहा है वह सी आ रहा है। सी आ रहा है, मैं एक बार मिला लेता हूँ कि क्या होगा आंसर इसका। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वर्ण को समर्पित है? तकरीबन सभी बच्चों ने मेरे 100% वाले टैग को सही साबित कर दिया। इसका मतलब 9th
सी ही आंसर होगा, 9वां मंडल है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था, इतना महत्वपूर्ण था, उसके लिए संपूर्ण मंडल ही समर्पित कर दिया गया है, सोम मंडल। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन, यह भी क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं यह क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतेंगे। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म तथा हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? यानी हीनयान और महायान के बीच में क्या अंतर है, इस बात को आइडेंटिफाई करने वाले कौन से विकल्प हैं, इसकी चर्चा करनी है। अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यह समानता की बात नहीं करता है, यह अंतर की बात करता है, डिफरेंस की बात करता है, इसलिए सावधानी से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म तथा हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अहिंसा पर बल देना, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नया पैटर्न है, तो यहां पर आपका आंसर आ चुका है, तो मैं एक बार देख लेता हूं। आंसर आ रहा है पुष्पा का सी है, सी ही आ रहा है। जयकृष्ण जी का राहुल है, अमित पटेल, फ्यूचर IAS नेहा राय, ठीक है चूँकि बहुत तेज चल रहा है, नाम नहीं पढ़ रहा, ऋतु राय है, अमित पटेल है, राहुल प्रोडक्शन है, मिशन है, GS साहब है, हर्ष विजय जी, बहुत बढ़िया। और चलिए, राकेश, पुष्पा, जुबैर, फ्यूचर IAS, सभी बच्चों का आंसर लगभग आ गया है, लगभग सभी बच्चे एक ही दे रहे हैं आंसर, और यहाँ आपका सही है, बिल्कुल सही है। देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना दोनों में कॉमन नहीं था, हीनयान पूजा नहीं करता था, महायान पूजा करता था, इसलिए यही एक डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि ये दोनों समानता को दिखाता है। यह दोनों क्या दिखाता है? समानता को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय गृह का मतलब होता है जहां पर आवास की बात है, यानी रहने की बात है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैन तांत्रिकों ने, उपरोक्त में से एक से अधिक ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया था। क्या आंसर होगा? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवक, थारू, जैन तांत्रिक और उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर जो आ रहा है सभी बच्चों का बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। के महार साहब भी आए हैं, सुचित्रा है, अमित पटेल है, नेहा राय है, इमरान जी आ चुके हैं, और आत्मबल का विश्वास है, मोहम्मद साहिल साहब हैं, जयकृष्ण पटेल जी हैं, के कुमार हैं, नेहा चौधरी, राहुल, संदीप, GS साहब हैं, खुशबू चौधरी का आंसर है, पुष्पा, चलिए संतोष, राकेश, नीतीश, खुशबू, मिशन, राजा, सब बच्चों का, इमरान, के सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर क्या हो गया? आजीवक हो गया। आजीवकों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी, जो आप गया के आसपास के क्षेत्र में देखते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, सुधर्मन, स्थूलभद्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन अब नए भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे। जो शुरुआत के दौर में मैंने रखा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखा है, ताकि आप मेल स्थापित कर सकें। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंस से आप बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे का क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, इसका मतलब टॉपिक आप तैयार कर चुके हैं। तो लेकिन बहुत सारे प्रश्न नए होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आज मैंने रखा है, तो मैं तेजी से इसको कवर अप कर देता हूँ। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, सुधर्मन, स्थूलभद्र, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका आ जाएगा, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। नेहा चौधरी गलत आ रहा है आंसर बेटा, और राजा कुमार, फ्यूचर, मिस साहिल, जयकृष्ण जी, नीतीश, सृजन यादव हैं, खुशबू है, हर्ष विजय जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद साहिल है, फ्यूचर IAS है, इमरान है, संदीप कुमार है, GS साहब हैं, पुष्पा हैं,
राजा कुमार राय हैं। चलिए अब मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का मैक्सिमम माँ का भक्ति भी है, उनका भी सही है, नीतीश का सही है, पुष्पा का सही है, सुचित्रा का सही है, हर्ष विजय जी का सही है, फ्यूचर आईएएस का सही है, राधा रमन का सही है, सवा मिर्जा का सही है, राकेश कुमार का भी सही है। बहुत बढ़िया, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिएगा, जिनका नाम जल्दबाजी में नहीं ले पाया जाता है ना, तो वो फिर कभी ना कभी वो उनका नंबर आ ही जाएगा। नाम से मतलब ये है कि आपने अच्छा जवाब दिया, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। स्थूलभद्र है और भद्रबाहु है, यहाँ पर दो व्यक्तित्व तो यहाँ पर आपको चर्चा में रहते हैं, स्थूलभद्र तथा भद्रबाहु। यहाँ पर इन्हीं बात को लेकर के इन्हीं दोनों के मध्य में थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब स्थूलभद्र की बात करते हैं तो ये यहाँ मगध में ही रह गए थे। ये कहाँ चले गए थे? ये कर्नाटक चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था तो ये उनके साथ कर्नाटक क्षेत्र में श्रवणबेलगोला के तरफ पलायन कर गए थे, क्योंकि मगध में 12 वर्षों का एक भयानक सा अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर स्थूलभद्र थे। जब भद्रबाहु लौट करके आते हैं तो देखा गया कि मगध के भिक्षुओं ने अपने मूल कर्तव्यों को छोड़ दिया है। तो विवाद यहाँ पर होता है और विवाद के समाधान के लिए पहली जैन संगीति बुलाई जाती है। उसी क्रम में स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका या किनका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका या किनका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? यह है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका या किनका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? बृहद्रथ, खारबेल, चंद्रगुप्त मौर्य। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका भी आसानी से आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन फिर भी नहीं है मॉडिफाई करने के बावजूद भी, लेकिन आप आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। देखिए क्या देना चाह रहे हैं। आंसर जो आपका रहा है वह हो रहा है राजा कुमार राय। आत्मबल का विश्वास है, सी है। भारत भूषण का है, अमित पटेल है, संदीप है, पुष्पा है, नीतीश है, खुशबू है। बी और सी के बीच में डी भी आ गया है संदीप जी का। नेहा का आंसर है, ऋतु राय का आंसर सी है, पुष्पा का आंसर डी है, जयकृष्ण का आंसर डी है। और यहाँ पर सी और डी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, सृजन यादव, फ्यूचर आईएएस। अभी मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में क्या स्वीकार कर लेता है? जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और जैन भिक्षु बन करके वह श्रवणबेलगोला की तरफ चला जाता है। किसके तरफ साथ चला जाता है? जो भद्रबाहु थे जैन धर्म के, जो भद्रबाहु थे उनके साथ चले जाते हैं। अभी तो एक क्वेश्चन पहले ही बात हुई थी। और खारबेल के बारे में तो जाना ही जाता है कि ये जाना माना यह जैन मत का पोषक था, जैन मत का यह पोषक था। इसका मतलब है कि जो मॉडिफिकेशन के बाद होगा यह भी जैन धर्म का अनुपालन करता था, अनुपालन करने वाला हो जाता है। तो इसका मतलब दो यहां पर आंसर आ गया ना, तो आंसर आपका डी निकल करके आ जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ था तो वहां पर केवल खारबेल के संदर्भ में आंसर निकल जाता। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, मॉडिफाइड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके लिए लाए हुए हैं ताकि आपको बेहतर तैयारी में करवा सकूँ। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। खारबेल के बारे में जानकारी नहीं थी क्या? जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं शायद उनको यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी गलतफहमी हो रही है कि शायद खारबेल जो कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक था, किस काल में था? कलिंग का शासक यह था मौर्योत्तर काल में था। मौर्योत्तर काल में यह था और चेदी वंश का था। चेदी वंश का, महामेघ वाहन का भी वंश कहा जाता है। वैसे चेदी वंश का शासक था खारबेल। हाथी गुम्फा अभिलेख इन्हीं के ऊपर लिखा गया है या इन्हीं के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा लेखक है? भास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भास के बारे में या भास के बारे में या उनकी कुछ किताबों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी प्रकार से शूद्रक के बारे में जानकारी नहीं होगी, जैसे विशाख दत्त के बारे में जानकारी नहीं होगी किसने क्या लिखा है, किस काल के लेखक हैं। वैसे तो सारे के सारे आपको गुप्त काल में जाकर के लेखक दिखाई देंगे।
गुप्त काल के लेखक हैं, लेकिन कथानक हमेशा अलग अलग रहा है। तो आप देखेंगे कौन यहाँ पर आता है। भास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। संदर्भ में आपको बताऊंगा आंसर देखने के बाद। आंसर आ रहा है जयकृष्ण जी का 11 का सी है, शिल्पी, सृजन, ऋतु। भरत जी, भरत भूषण का आंसर डी आ रहा है, जो गलत आ रहा है बेटा। नेहा चौधरी, दास प्रवीर का आंसर है सी है, नेहा चौधरी का सी है, राकेश का सी है। एक बार फटाफट से सेशन को आप लोग लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सुचित्रा कुमारी भी है, संदीप कुमार का है। पहली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के महार है, राकेश जी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। भारत जी, आपका आंसर गलत है। अमित पटेल का आंसर सही है, सृजन यादव। ठीक है, राकेश कुमार। तकरीबन सभी बच्चे फिर भी स्टेबल हैं। यहाँ पर विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक क्षण के बारे में आप जानते हैं, तो वह विशाखदत्त की कृति से ही हमें प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, कौन होगा? संगम वंश का अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप इस भाग को क्या कहेंगे? ये आपका पश्चिम भारत, ये आपका जो हो जाएगा पूर्वी भारत हो जाएगा, पूर्वी भारत। इसलिए मैंने कह दिया कि आपके दिमाग में एक फिगर बन सके कि असल में किस क्षेत्र की चर्चा हो रही है, कि किस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। क्या प्रश्न पूछा? वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। संगम वंश का अभिलेख था, अशोक का गिरनार अभिलेख था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। मैं बताता हूं कि यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ और भी विस्तार में कैसे किया जा सकता है, क्या कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में आपको बनाने में हो सकता है। आंसर आ रहा है ए। अंकित रोशन है और नेहा का सी आ रहा है, सी है। नेहा चौधरी, भरत भूषण का आंसर सी है। अमित पटेल जी का आंसर डी आ रहा है। अमित पटेल जी, मैं आपके ऊपर ही आऊँगा और देखता हूँ कि क्या आपने मेरी तरह ही सोच करके क्या आंसर दिया है। नीतीश का आंसर सी है। यूपीएससी एस्पिरेंट का आंसर है, अनिल है, राकेश है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आत्मबल का विकास सी है। फ्यूचर आईएएस है, पूजा यादव। दीवा फातिमा, अमित पटेल हैं, सृजन यादव, राकेश जी, राजा कुमार राय हैं। तकरीबन जो बच्चे हैं वो सब कुछ सही ही आंसर दे रहे। एक दो बच्चों का मैंने देखा, जैसे भारत भूषण का मैंने देखा कि शायद वो अलग जा रहे थे और कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ क्या एक कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है ऐसे ऑप्शन में। पहले तो जो बच्चे सी दे रहे हैं उनका सही मैं मानूंगा, आंसर इसका सी ही लगाइए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो अशोक मौर्य है उसका भी तो गिरनार अभिलेख वहाँ पर मिलता है ना। इसका भी गिरनार अभिलेख आप देखेंगे गुजरात के क्षेत्र में ही है और गुजरात क्षेत्र की ही चर्चा हो रही है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यह पूछा जा रहा है, इसके द्वारा पूछा जा रहा है कि कैसे हम साबित करें कि गुजरात के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अब अगर अशोक वहां पर शासन कर रहा है और वह भी यह लिखता है अपने गिरनार अभिलेख में कि मैंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, और रुद्रदामन फर्स्ट भी लिखता है कि मैंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, तो दोनों तो बातें एक हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यह तो मौर्य काल का ही अभिलेख है, तो यहाँ जो पूछा जा रहा है मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका सी ही ठीक रहेगा। केवल यही आंसर आप दीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। डी, एक बच्चे ने अलग आंसर दिया था, जैसे डी दिया था एक से अधिक, तो अंदाज से दिया है तो आप उसको मॉडिफाई कर दीजिए। अगर मेरी तरह से सोच करके कि ऐसा कन्फ्यूजन हुआ हो तब आपने आंसर दिया है तो अपनी जानकारी को आप ठीक कर लीजिए। आंसर क्या होगा? सी ही देना ठीक रहेगा। देखिए जरा यह क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होने वाला है, जरा इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं थी? सभा, मल्ल, विधत, गवेषण। उपरोक्त निम्नलिखित कूटों में का चयन कर सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, दो तथा तीन, केवल एक तथा तीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा नाम ऐसा है जो वैदिक सभा के रूप में गणना में आता है? जो वैदिक काल में एक सभा के रूप में जिसकी गणना की जा सकती है, इनमें से कौन सा होगा? सभा है, मल्ल है, विदत है, गवेषण है।
तो केवल एक है, 2 तथा 3 है, 1 तथा 3 है और उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। मैंने पहले ही भी बताया है कि अगर 2 ऑप्शन एक जैसा हो तो आपको अगर कहीं सही आंसर मिल रहा हो, जैसे ये आंसर मिल रहा हो, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन आपको आंसर यही ऊपर वाला ही देना पड़ेगा अगर ऐसा लगता है तो। क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर जो आपका आ रहा है वह आ रहा है सी। खुशबू का सबसे पहले मैंने देखा, पुष्पा का देखा और शिल्पी गौतम का देखा, सभा समिति विदत गया। हाँ, सी है। गलत जा रहे हैं बेटा। नहीं, ठीक है। आत्मबल का विश्वास है, नेहा चौधरी का है, पूजा है और साहिल है, नेहा चौधरी है, संदीप है, मुन्ना कुमार है, बहुत बढ़िया मुन्ना जी, और सुचित्रा कुमारी का है, पुष्पा का ठीक है आंसर। और तकरीबन जितने भी बच्चों का मैंने आंसर देखा, और गया साहब भी हैं, राजा कुमार राय हैं, और ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, राकेश कुमार है, पूजा यादव। चलिए, जो आपने कहना चाहा वो सही कहा। देखिए, सभा की चर्चा तो होती है, विदत की चर्चा होती है, मल्ल क्या है? एक महाजनपद है। और गवेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण के संदर्भ में इसको लिया है। गवेषणा एक तरह से कभी कभी हम युद्ध के संदर्भ में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, अन्वेषण के संदर्भ में भी प्रयोग कर लेते हैं। यह भी नहीं होगा, आंसर 1 3 आएगा, जबकि आप यहां पर डी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब सीधा सीधा आंसर यहां पर मिल रहा हो तो आप डी की तरफ मत जाइए, आंसर गलत हो जाएगा। यद्यपि दोनों का शाब्दिक अर्थ यही है। बीपीएससी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो इस बार 68 में उन्होंने पैटर्न को चेंज किया है, उससे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सावधानी यहां पर बरतेंगे। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। शुक्ल तथा कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किसके मिलते हैं? शुक्ल तथा कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किसके मिलते हैं? ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में, केवल यजुर्वेद में, सामवेद तथा अथर्ववेद में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। शुक्ल तथा कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किसके मिलते हैं? ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का, केवल यजुर्वेद का, सामवेद और अथर्ववेद का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर इसका हो जाएगा? हाँ, वो तो महाजनपद था नेहा, बिल्कुल आपने कहा। गवेषण का मतलब क्या होता है कि युद्ध के संदर्भ में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट। आत्मबल का विश्वास ने कहा कि यहाँ 14 का आंसर बी आ जाएगा। बी आ रहा है सभी बच्चों का। राधा रमन का है, नीतीश है, फातिमा का है, पुष्पा का है, माँ की भक्ति का है, जयकृष्ण जी का है, मोहम्मद साहिल का है, अमित जी का है, भरत भूषण का है, राकेश जी का। भरत भूषण का आंसर ए आ रहा है वैसे। मिर्ज़ा साहब का आंसर, और राकेश कुमार का यूपीएससी एस्पिरेंट है, पूजा यादव है, नेहा राय है, पूजा, पुष्पा, राजा, ठीक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वैसे संदर्भ में नहीं है राजा कुमार राय जी, ध्यान देंगे। मैं एक बार आपके चैट को देख लेता हूँ, फिर मैं बोर्ड पर आऊँगा। पुष्पा, ठीक है। तकरीबन पूजा यादव, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन सभी बच्चों का आंसर तकरीबन ठीक आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। यह क्या है? यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगर आपको पता हो तो यहां पर शुक्ल यजुर्वेद के साथ ही आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। जब मैं वैदिक ग्रंथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ाने का समय नहीं है, जब मैं फाउंडेशन कोर्स में इसमें आ रहा हूँगा तो आपको ये सब बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिर भी आपने आंसर सही दिया, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 15। वैदिक शब्द ऋत से क्या तात्पर्य है? वैदिक शब्द ऋत से क्या तात्पर्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं है। यहाँ मैंने शब्द लिखा है ऋत, एक शब्द इसी से मिलता जुलता होता है ऋतु। मैंने ये शब्द नहीं डाला है, बल्कि मैंने ऋत शब्द डाला है कि वैदिक शब्द ऋत का क्या तात्पर्य है? नैतिक नियम, विभिन्न ऋतु, पुरोहित, उपकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ मुझे ज़्यादा विकल्प की जरूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैतिक नियम, विभिन्न ऋतु, पुरोहित, उपकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर देना चाह रहे हैं? तिवारी जी ने कुछ कहा है, जल्द बदलेगा यूपीएससी का पैटर्न, संसदीय समिति ने सिफारिश कर दिया है, देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी आप आंसर दीजिए। राधा रमन का सी है, भारत भूषण का ए है, प्रदीप कुशवाहा का आंसर है, अनिल अच्छा नहीं पढ़े हैं, मैं बताता हूँ, बहुत आसान सा है। आत्मबल का विश्वास का आंसर ए आ रहा है,
शिल्पी गौतम का आंसर है, ए आ रहा है जयकृष्ण जी का, संदीप नेहा चौधरी का, सुचित्रा है, दास परिवार का आंसर, प्रवीर का आंसर ए है, भरत भूषण। रीत का संबंध रीति से है ना, मैं देखता हूं, अभी आंसर दे दूंगा। राजा कुमार राय, नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए, रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब होता है आपका नैतिक नियम, नैतिक नियम। और रीत का नियामक किसे माना जाता है? रीत का नियामक देवता जो ऋग्वेद में माना गया है, वह माना गया है वरुण को, वरुण को। यानी देखिए, आप मानते हैं कि आपने इतिहास जैसे पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने सुना है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब यह नहीं है कि वो वेद पढ़ने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो वैदिक व्यवस्था हमारी थी सबसे अच्छी व्यवस्था थी और वहां पर किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं थे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वेदों की तरफ लौट चलना चाहिए। लेकिन यहां पर आर्यों ने अपने लिए उसी समय, जबकि समाज एकदम से समतामूलक समाज था, तब भी एक नैतिक नियम की स्थापना कर ली थी। यह आर्यों की उच्चतम श्रेष्ठता को दिखाता है। जैसे हर देवता, जितने भी प्रत्येक देवता हैं, अग्नि को आप हवन करके संतुष्ट कर सकते हैं, इंद्र को आप पूजा करके संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वरुण देवता को संतुष्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, बहुत अधिक नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये आर्यों की उच्चतम सोच को दिखाता है कि आर्य उस समय से ही नैतिक नियमों के पालन पर विशेष बल देते थे। वरुण देवता को खुश करना होगा तो वो आटा दाल या चावल या समिधा या हवन से खुश नहीं होंगे, उनके लिए आपको बहुत अधिक नैतिक बनना पड़ेगा। तो रीत का मतलब क्या होगा? नैतिक नियम। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की मौलिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा, बहुत परेशान मत होइएगा। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो बहुत परेशान मत होइएगा, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। चूंकि मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा हुआ है तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके आंसर देने की कोशिश कीजिए कि गंगा यमुना घाटी के जो पोस्ट वैदिक एरा है, यानी उत्तर वैदिक काल है, उसके मौलिक संस्कृति की जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार के मृदभांड से प्राप्त की जा सकती है? क्या वह गेरुआ मृदभांड है, ऑरेंज कलर्ड पॉटरी है, ओसीपी जिसको कहते हैं, इसको हम ओसीपी कहते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर है, पेंटेड ग्रे वेयर यानी पीजीडब्ल्यू से कर सकते हैं। काले तथा लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर से कर सकते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक से कर सकते हैं, या उपरोक्त में से किसी से नहीं कर सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना है, बीपीएससी के मानक से थोड़ा सा ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने फिर बाद में जब देखा इसको तो चेंज नहीं किया। मैंने सोचा क्लास में ही आपको बता दूंगा, तो एक लाइन में आप समझ जाएंगे और फिर आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर यह क्वेश्चन उतना टफ नहीं लगेगा। देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। आंसर होगा, आंसर इन्होंने दिया बी, अमित पटेल का। अमित का बी आ रहा है, शिल्पी का बी आ रहा है, पुष्पा का बी आ रहा है, और प्रदीप का है, भारत भूषण का है, अमित पटेल है, मुन्ना कुमार का आंसर सी आ रहा है, बी आ रहा है, माँ की भक्ति का आंसर सी है, नेहा चौधरी का भी आंसर है। तो मैं बेकार में ही डर रहा था। मोहम्मद साहिल का आंसर ए है, बेकार ही डर रहा था। लगभग मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे यहाँ पर ठीक ही आंसर दे रहे हैं। राकेश कुमार का आंसर सी है। तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। यह क्या होगा? पेंटेड ग्रे वेयर से होगा, यानी चित्रित धूसर मृदभांड से प्राप्त किया जाता है, उत्तर वैदिक काल को जोड़ा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर अगर देखा जाए, यानी पीजीडब्ल्यू स्थल जो है मूलतः क्या है? स्थल मूलतः ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, कालीन स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। हालांकि ऐसे पीजीडब्ल्यू स्थल जहां से लोहे की प्राप्ति हुई है, लोहे की प्राप्ति हुई है, उसे क्या कहा जाता है? हुई है, उसे उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, काल से जोड़ा जाता है, बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ा जाता है, आप मान के चलते हैं। वैसे तो यह पीजीडब्ल्यू जो स्थल है वह ताम्रपाषाण काल का स्थल है,
लेकिन चूंकि बहुत सारे पीजीडब्ल्यू स्थल पर देखा गया कि लोहे का भी साक्ष्य मिला हुआ है, तो लोहे का साक्ष्य ताम्रपाषाण काल में नहीं होगा, तो फिर देखा गया किस काल का है, तो माना गया कि यह जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ज्यामिति ज्ञान का सबसे प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण, लीलावती पुराण, सुलभ सूत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आसान है क्वेश्चन, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी बहुत ज़्यादा, इसको आप आंसर दे सकते हैं, बहुत अधिक परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है। क्लियर नहीं हुआ? सी राकेश कुमार जी, क्या व्याख्या से राकेश कुमार क्लियर हुआ? नहीं होगा तो एक बार ऑफलाइन कमेंट, जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स होता है ना, एक बार उसमें कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी मुझे फुर्सत होती है तो मैं ऑफलाइन कमेंट बॉक्स को एक बार ज़रूर देखता हूँ। आप देखेंगे उसमें मैं कमेंट भी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको दूर करना भी मेरा ही कर्तव्य बनता है ना। तो आप चाहें तो वहाँ लिख दीजिएगा, ज़रूरत होगी तो मैं अलग से आपको सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ चूँकि 30 क्वेश्चन आज लेना है तो इसलिए जल्दी से लेके चलेंगे। भारत भूषण, नेहा राय, संतोष कुमार, HR ऑफिशियल, राधा रमन, सभी बच्चों का आंसर सी आ रहा है। सबा मिर्जा, पुष्पा, राजा कुमार राय का आंसर केवल बी आ रहा है। बाकी देख रहा हूँ अमित पटेल का आंसर सी है। तकरीबन सभी बच्चों का आंसर सी की तरफ आ रहा है। मैं देखता हूँ सी है क्या? हाँ बिल्कुल, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुलभ सूत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यामिति ज्ञान है वह असल में यज्ञ वेदिका बनाने के संदर्भ में, यानी यज्ञ वेदिका किस रूप से बनेगी उसका जो नापजोख किया गया है उसी को मानते हैं कि हमारे प्राचीनतम ज्यामिति ज्ञान के रूप में परिभाषित होता है, और यह सुलभ सूत्र है जो वैदिक ग्रंथ है उसमें मिल जाएगा। सूत्र साहित्य है यह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है? गविष्टि, स्वसर, गोप्राप्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? गवष्टि, स्वसर, गोप्राप्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सवाल होगा, यह भी बहुत ज़्यादा भारी होने की इसमें कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। आफ्ताब का आंसर सी है। राजा कुमार राय का आंसर UPSC एस्पिरेंट। फटाफट जवाब देंगे बेटा, जल्दी से जवाब दे देंगे, क्योंकि एकदम से टाइम बहुत ही कम यहाँ पर रह जाता है। UPSC नेहा का सी आ रहा है, सुचित्रा का ए है, रुचित रौनक जी का है, फातिमा का ए आंसर है, रौनक है, अनिल कुमार राजा, जयकृष्ण पटेल का आंसर ए आ रहा है, साहिल का आंसर है ए आंसर मैं देख रहा हूँ ज़्यादा आ रहा है। राधा रमन है, प्राइम स्टूडेंट है, दास प्रवीर है, माँ का लाडला है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं गविष्टि, बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा। गविष्टि के संदर्भ में, जब गायों के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग होता है। समय की माप के लिए हम गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं, धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गविष्टि शब्द वैसे तो गायों की खोज के मतलब से है, लेकिन उस समय गायों की अक्सर चोरी हो जाया करती थी और गायों के खोजने के क्रम में युद्ध भी हो जाया करता था, तो इसलिए गविष्टि शब्द यहाँ पर युद्ध के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, महाजनपदों के उदय के कारणों के रूप में निम्नलिखित पदों में से कौन संबंधित नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में निम्नलिखित पदों में से कौन संबंधित नहीं है? लोहे का विस्तृत प्रयोग होना, कृषि का प्रसार होना, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास होना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेगा। जो बच्चा 600 BC में जो महाजनपदों का उदय हुआ है उसके कारणों को जिन्होंने पढ़ा होगा उसी से यह प्रश्न बनेगा। अंदाज से तो खैर वैसे सबसे बन जाएगा, लेकिन चाहेंगे कि आप कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दें तो आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी होगी कि महाजनपदों के उदय के क्या कारण रहे थे। क्वेश्चन क्या होगा? महाजनपदों के उदय के कारणों के रूप में निम्नलिखित पदों में से कौन संबंधित नहीं है? लोहे का विस्तृत प्रयोग, कृषि प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन संबंधित नहीं है? यहां आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आपका बनेगा। महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में निम्नलिखित पदों में से कौन संबंधित नहीं है? क्या इसका आंसर होगा? मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज में होकर के देंगे। नहीं, इसका आंसर सभी बच्चे का गलत ही जा रहा है। कुसुम आप संस्कृति, हाँ चलिए। राहुल सिंह
नेहा मुन्ना का आंसर ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक जा रहा है। जयकृष्ण पटेल जी का मैं आंसर देख रहा हूँ, तकरीबन सही आ रहा है। रौनक सिंह का भी आंसर मैं देख रहा हूँ सही है। पुष्पा का आंसर सही है। शिल्पी थोड़ा सा इसमें नेहा आपको और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था। संदीप जी का आंसर मैं देख रहा हूँ सही आ रहा है। इसका आंसर जो जाएगा ना भरत भूषण जी, आंसर चला जाएगा राकेश कुमार जी, आंसर इसका ई हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों टर्म जो देखते हैं ना, ये तीनों टर्म आपका महाजनपदों के उदय के कारणों की व्याख्या करता है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जब तीनों टर्म है ही तो इसका मतलब कोई ऐसा टर्म नहीं है जो गलत व्याख्या कर रहा हो। आंसर इसका आ जाएगा ई आ जाएगा। थोड़ा दिक्कत होगी, इसको बनाने में आपको कठिनाई हुई होगी, लेकिन वही मैंने कहा था जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट्स के ऊपर आधारित यह प्रश्न नहीं था। 20 लेते हैं क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे। यह देखेंगे, यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, शून्यवाद, स्यादवाद, सर्वास्तिवाद, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान सवाल हो जाएगा, आसान ही सवाल होना है, बहुत भारी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ चूंकि लंबा सवाल हो जाता है ना, आदत रही है एक लाइन के सवाल को देखने की, और अगर थोड़ा घुमावदार प्रश्न आता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता ही है। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या होता है कि आप स्थिर होकर के प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ डालें। जब 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद, शून्यवाद, सर्वास्तिवाद, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कंफ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में, सभी को मैं यहीं दूर कर दूंगा। आंसर जो फिर मैंने आपको समझाया था, राकेश कुमार, अमित जी, अब मैंने बताया था, 1 मिनट सुन लीजिए। प्रदीप कुशवाहा का मैं आंसर देख रहा हूँ, डी है। नेहा चौधरी का ऑफिशियल का डी आंसर है। अमित जी एक चीज़ बताइए, शिल्पी गौतम, मैंने आपको बताया था, राकेश कुमार जी आपका तो गलत है। एक चीज़ मैंने कहा था कि जब आपको सीधे सीधे आंसर मिल रहा हो तो आप डी ऑप्शन को नहीं पकड़ेंगे। फिर भले वहाँ पर दोनों का मीनिंग एक जैसा होता हो, लेकिन अगर सीधा कोई आंसर आ रहा है तो ABC में से आपको वही लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर अनेकांतवाद और स्यादवाद का मतलब एक ही है। मतलब क्या है? एक है, एक ही है, दोनों एक ही बात है। उसी को अनेकांतवाद कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं, नयवाद कहते हैं, सब कुछ एक ही है। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 का हमारा ऑप्शन यहाँ तो आ रहा है ना बेटा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए ना। आपने डी दिया तो गलती नहीं की, लेकिन अगर सीधा कोई आंसर मिल रहा है तो आपको वहीं जाना होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको 68 BPSC से क्रिएट हो चुका है। यद्यपि इसका सब का मीनिंग एक ही है, उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन 68 BPSC में जो पैटर्न चेंज हुआ है ऑप्शन का, उससे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ तक ले जा करके, अगर यही पैटर्न रहा आपका, ई ऑप्शन डी ऑप्शन का यही पैटर्न रहा, तो आपको वहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा, ना कि डी हो जाएगा। हरिमोहन यादव ने कहा उस क्लास के बारे में मुझे पता नहीं होगा हरिमोहन जी। ठीक है बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात का। 20 हो गया। चलिए 21, बौद्ध मत में उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में एक टर्म आता है उपसंपदा का क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में दान से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मत में ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हो सकता है कि यह प्रश्न भारी आपको लगे, मे बी पॉसिबल यह भी प्रश्न आपको भारी लगे। स्वतंत्र प्रश्न है, कुछ प्रश्न का प्रैक्टिस तो करके जाएंगे ना, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तो हमारा काम चलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर मैंने प्रश्न जो मैक्सिमम बन सकते, जैसे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, इन सब प्रश्न को मैंने ध्यान ही नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा, यह प्रश्न तो आप बना ही लेंगे। मैं आपको, चूँकि समय कम है, तो आपको थोड़ा बियॉन्ड ले जा करके खड़ा करना चाहूँगा कि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने ढूंढ करके निकाला हुआ है। तो आप देखें क्या उत्तर देते हैं।
बौद्ध मत में उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में दान से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मत में ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, लास्ट का फेज हमारा चल रहा है। आंसर जो आ रहा है दिवाकर का बी आ रहा है, नेहा का बी है, पुष्पा का ए है, नेहा का राय है, नेहा राय का सी है, रौनक सिंह का ए है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर चुके हैं। अमित पटेल का सी है। पुष्पा का आंसर गलत है। पुष्पा आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, आपने गलत किया है तो एक बार कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं हरिमोहन जी, मैं इसके ऊपर अगर चाहें तो मैं बाद में जवाब दूं, चाहें तो अभी आप आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है ना हरिमोहन जी? नेहा का आंसर आ जाएगा, शिल्पी का आंसर बी आ जाएगा, रौनक का आंसर। यहाँ आप बच्चे कंफ्यूज कर गए। देखिए, जब आप बौद्ध धर्म में जुड़ते हैं, यानी बौद्ध धर्म जो आपका संस्कार, जब बौद्ध धर्म से जब आप संस्कारित होते हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। जब बौद्ध धर्म आप स्वीकार करते हैं, बौद्ध भिक्षु बनने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, तो आपका आरंभिक धर्म परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक उसी समय को जब आप बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, उसके संस्कारों को अपना लेते हैं, उपसंपदा आप कर रहे होते हैं। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मगध के निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग में किस शासक को कलिंग में नहर निर्माण का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग के क्षेत्र में नहर निर्माण का श्रेय लिया था, यानी उन्होंने नहर का निर्माण करवाया था? महापद्मनंद, धननंद, उदयन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे लगा कि यहाँ अगर अशोक होता तो मैक्सिमम बच्चे शायद अशोक की तरफ ही चले जाते, तो आपको बड़ी निराशा हुई कि वहाँ अशोक तो है नहीं। अब क्या करें? अब इसी तीनों में से चुनना पड़ेगा जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा ही नहीं है, या हो सकता है पढ़ा है तो बहुत अच्छे से जवाब आप दे पाएंगे। किसने यहाँ पर कलिंग के क्षेत्र में मगध नहर का निर्माण करवाया था? महापद्मनंद, धननंद, उदयन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए आ रहा है। बहुत बढ़िया। जयकृष्ण जी है, प्रदीप जी हैं, आत्मबल है, प्राइम स्टूडेंट हैं, राजा है, लालू कुमार जी हैं। बहुत बढ़िया लालू कुमार जी, आपका पहली बार मैं चैट देख रहा हूँ। नेहा राय, नेहा चौधरी, आत्मबल का विश्वास, संदीप जी हैं, अमित पटेल हैं। सभी बच्चों का तकरीबन आंसर में सही देख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। दिवाकर जी हैं, शिल्पी हैं, अनिल हैं। चलिए बहुत बढ़िया। माँ की भक्ति, सभी बच्चों का तकरीबन मैं देख रहा हूँ आंसर सही है। बहुत बढ़िया होगा। आंसर महापद्मनंद को श्रेय दिया जाता है, उसने कलिंग के क्षेत्र में नहर का निर्माण करवाया था। अशोक ने नहीं करवाया था, अशोक ने तो वहां पर विनाश किया था। नेक्स्ट देखें, अहिछत्र तथा काम्पिल। ये क्वेश्चन आपको भारी लगेगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो बहुत मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। अहिछत्र तथा काम्पिल निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अहिछत्र तथा काम्पिल निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? पांचाल, वत्स, कंबोज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? अहिछत्र तथा काम्पिल निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? पांचाल, वत्स, कंबोज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? एक राट। हाँ बिल्कुल ठीक है, राजा कुमार है, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। आंसर आ रहा है नेहा चौधरी का आंसर आई थिंक इसी के संदर्भ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे। सुचित्रा कुमारी, प्रदीप कुशवाहा, उमेश यादव। बहुत बढ़िया उमेश जी, पहली बार चैट देख रहा हूँ आपका। फातिमा जी आपका गलत आ रहा है आंसर। ठीक 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 ठीक। दिवाकर, आत्मबल जी का भी ठीक दिख रहा है। लालू जी का आंसर भारत भूषण है। पुष्पा ठीक है। दिवाकर, ऑफिशियल जी का आंसर बहुत बढ़िया है। कुमार साहब का है। नेहा चौधरी, दिवाकर जी है। जयकृष्ण पटेल, आंसर गलत हो गया बेटा बाबू, आंसर गलत हो गया। रौनक जी है। नेहा राय ए, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये पांचाल महाजनपद की दो राजधानी थी। अगर इसको व्याख्या के तौर पर देखें तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद खंड में पांचाल राज्य की स्थापना हुई थी। इसके प्रारंभ से ही दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल हुआ करती थी। आप याद करिएगा, बाहुबली फिल्म आपने देखा है, वहाँ पर जय माहिष्मती कहा जाता है। माहिष्मती भी किसी महाजनपद की राजधानी ही थी। फिल्मों में हालांकि अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जो माहिष्मती है किसी न किसी महाजनपद की एक राजधानी है। याद है क्या किस महाजनपद की राजधानी है? नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को निम्नलिखित में से किस एक हिंदू देवता के साथ संबंध बतलाया गया है? रुद्र, कृष्ण, विष्णु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं इसको 100% का टैग लगाता हूँ।
100% के टैग लगाने का मतलब होता है कि आप जान रहे हैं यह आंसर इसका क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर सामान्यतया भी आपने इतिहास विषय को पढ़ा है तो आपने जरूर इसे पढ़ा ही होगा। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता के साथ संबंध बतलाया गया है? रुद्र है, कृष्ण है, विष्णु है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अवंती, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उज्जैनी, ठीक है, ठीक है, सही है आपका आंसर। शिल्पी का आंसर सी आ रहा है, रौनक का आंसर ए है, आत्मल का बी आ रहा है। इसमें ये कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि बी और सी में बहुत सारा युद्ध हो रहा है भाई। हरि मोहन जी का आंसर बी आ रहा है, सुचित्रा का बी है, नेहा का बी है, बी और मोहम्मद MIS का आंसर सी आ रहा है। मुन्ना कुमार का बी है, मोहम्मद साहिल का आंसर बी है राकेश कुमार जी का, लालू जी का आंसर सी है, दिवाकर ठाकुर जी का आंसर बी आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। बी और सी में बेकार में आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे। वैसे विष्णु भी के ही अवतार कृष्ण है, लेकिन ऐसे आप व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर कृष्ण से ही जोड़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृष्ण के बारे में माना जाता है कि जो नेमिना प्रथम तीर्थंकर हैं वो, और 22वें तीर्थंकर आपके माने जाते हैं, 22वें तीर्थंकर इनके साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मौर्य शासक ने यूनानी शासक से अंजीर, मदिरा और दार्शनिक की मांग रखी थी? निम्नलिखित में से किस एक मौर्य शासक ने यूनानी शासक से अंजीर, मदिरा तथा दार्शनिक की मांग रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बिंदुसार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन ऐसा शासक है जिसने कि एक विदेशी शासक है, जो यूनानी शासक है, खास करके इनफैक्ट आप कहिए सीरिया का शासक था, उससे कुछ डिमांड रखी थी? कौन ऐसा शासक था? क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य था? क्या अशोक मौर्य था? क्या बिंदुसार था? क्या उपरोक्त में से दो था या एक से अधिक था? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर जो आप दे रहे हैं, मैं आपका आंसर देख लूँ, गलत जा रहा है। भारत भूषण का एक मैं आंसर देख रहा हूँ, भारत भूषण जी का देख रहा हूँ, आत्मबल का विश्वास देख रहा हूँ, पुष्पा का देख रहा हूँ आपका, संदीप जी का देख रहा हूँ, मोहम्मद साहिल है, और लालू जी आपका गलत है। शिल्पी का आंसर गलत है, सुचित्रा कुमारी का आंसर सही दिख रहा है, जयकृष्ण जी का आंसर सही दिख रहा है, राकेश जी का आंसर गलत जाएगा। प्राइम स्टूडेंट, देखिए मैं गलत कहता हूँ तो इसमें आप परेशान में फंस गया, मत पड़िएगा। हरिमोहन यादव जी का आंसर मैं देख रहा हूँ ठीक नहीं जा रहा है। आफ्ताब का आंसर भी नहीं। राजेंद्र सिंह, बिल्कुल राजेंद्र सिंह, पहली बार मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेगास्थनीज द्वारा नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेगास्थनीज द्वारा नहीं दिया गया है? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में सोना खोदने में चीते जैसी खाल वाली चींटी को लगाया जाता था। भारत में सीमांत क्षेत्रों में अक्सर अकाल पड़ता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन इस टफ होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। टफ होने का मतलब होता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, दोबारा तिबारा पढ़ने की जरूरत है। आंसर तो निकलेगा, तय है कि निकलेगा। यहां मैंने मार्क कर दिया है, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, किस संदर्भ में यह प्रश्न दिया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेगास्थनीज द्वारा नहीं दिया गया है? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में सोना खोदने में चीते जैसी खाल वाले चींटी को लगाया जाता था। भारत के सीमांत क्षेत्र में अक्सर अकाल पड़ता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या देना चाहते हैं आप? आंसर अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। श्रावणी श्रेयस, बहुत बढ़िया। राजा कुमार राय, प्रदीप कुशवाहा का, नेहा चौधरी का बी आंसर है। मोहम्मद एम का डी आ जा रहा है। हरिमोहन जी का, राजेंद्र जी। इसका मतलब है कि यहाँ जो गलती हो रही है, तकरीबन प्रदीप जी का तो मैं देख रहा हूँ सही है, ऑफिशियल का आंसर गलत हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन मैंने जो प्रश्न ये बनाया था, यह नहीं आपसे जानकारी चाहिए थी कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि भारत में सोना खोदने में चींटे जैसी खाल वाले चींटी को लगाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया है। मुझे लग रहा था शायद इसके बारे में तो आप श्योर होंगे, इसलिए आप इसको गलत नहीं करेंगे। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको क्या कहता है? पाली ब्रोथा कहता है वह। लेकिन भारत के सीमांत क्षेत्र में अक्सर अकाल पड़ता था। मुझे लग रहा था इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि मेगास्थनीज कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ता है। दुर्भिक्ष शब्द जो यूज हुआ है, ड्रॉट जिसको कहते हैं, वह नहीं पड़ता था, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। तो मुझे लगता था कि शायद इसके बारे में आप जाएंगे,
आंसर क्या हो जाता है इसका? सी हो जाता है। यह विवरण नहीं दिया है, इसका उलट विवरण दिया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अकाल पड़ता था तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बिल्कुल राजा कुमार है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है। 3 क्वेश्चन और आपके बचे रह जाते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि अशोक के धर्म प्रचार की वजह से शिकारी मछुआरे शिकार खेलना छोड़ चुके थे? अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि अशोक के धर्म प्रचार के कारण सीमांत क्षेत्र के शिकारी और मछुआरे शिकार खेलना छोड़ चुके थे? कांधार अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, लौड़ियानंदनगढ़ अभिलेख, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीधा इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है जिसका उत्तर आपको देना है। आंसर आ जाएंगे। भरत भूषण का 26 और 27 है या 28 है? 28 का देना है आप। मुश्किल से 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। शिल्पी का सी आ जाता है आंसर। जल्दी से फटाफट दे देंगे आंसर, क्योंकि लास्ट सेशन है आपका, मतलब लास्ट सेशन का लास्ट भाग चल रहा है। मुश्किल से 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लग रहा है कि बच्चे उलझ रहे हैं क्या? आत्मबल का विश्वास का आंसर ए है, माँ की भक्ति का आंसर ए आ जाता है। लग रहा है कि बच्चे, हाँ 2-3 बार पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नो इशू, क्योंकि जो लंबा क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर पढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आंसर इसका ए हो जाएगा। रुक जाइए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही आप गलत आंसर दे रहे थे, इसलिए मैंने आपका आंसर पहले ही बता दिया। आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। कांधार द्विभाषी अभिलेख का नाम आपने सुना होगा। कांधार द्विभाषी अभिलेख में चर्चा की गई है कि अशोक ने जो धर्म प्रचार किया, खास करके सीमांती क्षेत्र में, जो उसको प्रत्यंत क्षेत्र भी कहते हैं, उसकी वजह से शिकारी, जिसका कि मूल काम शिकार करना होता था, वो भी शिकार करना छोड़ चुका था। आंसर क्या होगा? कांधार। 29 देखेंगे। मौर्य काल में उदय भाग नामक, शायद 29 ही क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन कम था। मौर्य काल में उदय भाग नामक कर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था? उदय भाग नामक कर किससे जुड़ा हुआ था? वाणिज्य कर, आयात कर, सिंचाई कर, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भी आसान सवाल होता अगर आप जवाब दे पाएँ तो। एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए आज का। शायद 29 क्वेश्चन ही मैंने कलेक्ट किया था, एक क्वेश्चन डालना ही भूल गया था। वैसे मैंने सोचा था कि 30 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। जल्दी से जवाब देंगे। लगता है कि जो नए फैक्ट्स वाले कुछ पार्ट है ना, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इस बार बीपीएससी निकालना है, ध्यान रखिएगा। जो प्रयास किया जा रहा है संस्कृत IAS के द्वारा, मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ, मेरी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जो बच्चे मुझे जानते होंगे तो जानते ही होंगे कि मैं बच्चों के साथ किस प्रकार से जुड़ाव रखता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर क्वालिफाई करें इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम, और देखते हैं फिर मुख्य परीक्षा में इसी प्रकार से कुछ सपोर्ट सिस्टम विकसित करेंगे कि मुख्य परीक्षा में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आंसर 26C है। राजेंद्र सिंह का, राकेश जी हैं, पुष्पा है, नेहा राय है, मोहम्मद साहिल है, नेहा चौधरी है, माँ की भक्ति है, मोहम्मद HR ऑफिशियल है, शिल्पी गौतम। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो बिल्कुल आप नॉन फैक्ट से बेकार में डर रहा था। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। यह क्या है? एक सिंचाई करता। ध्यान रखिएगा, एक शब्द और आता है यहाँ पर, एक शब्द आता है, वह आता है सेतुबंध। ध्यान रखिएगा, इससे मिलता जुलता ही आपको शब्द मिलेगा, सेतुबंध। सेतुबंध आएगा। एक और शब्द आएगा कृषि वाले में, आप यह भी देखेंगे, इसको भी याद कर लीजिएगा। सेतुबंध क्या था मैं नहीं बता रहा हूँ। सीता का मतलब क्या था? सीता का मतलब सीता माता नहीं, सीता का मतलब कुछ और है, तो जरा खोज करके रखिएगा। इसी तरह से कुछ टर्म को पकड़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। मुझे लगता है कि यह लास्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कंटक शोधन शब्द का क्या तात्पर्य था? शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, न्यायालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो खैर लास्ट ही क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन ही था, 30 क्वेश्चन ही होगा, यह लास्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। जय कृष्ण, 3 रॉन्ग, एक और दे दीजिए आप, इसका भी आंसर दे देंगे। नेहा राय, 4 गलत हुआ तो बहुत कम गलत हुआ। हाँ, सिंचाई की भूमि, ठीक है, बहुत बढ़िया। HR ऑफिशियल, आपने सही जवाब दिया। प्रदीप कुशवाहा का आंसर लास्ट वाला आ जाएगा। सीता भी एक भूमि थी जो राजकीय भूमि हुआ करती थी, दीबा फातिमा। 30 का सी है, जयकृष्ण जी का। आत्मबल का विश्वास सी है, राजा सरकार द्वारा रहेगी, ठीक है, राजकीय भूमि जिसको कहते हैं। राधा रमन का आंसर सी है। शिल्पी का सी है। राजेंद्र सिंह का न्यायालय है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का आंसर, अमित जी का भी सही है, यह एक न्यायालय है। इसको कहते हैं अंत भला तो जग भला।
ये क्या है? थैंक यू। किसकी तरफ से? संस्कृति IAS की तरफ से। बहुत बहुत थैंक्स। कल का क्लास आपका ऑफ रहेगा, यानी संडे को क्लास नहीं लेंगे। मंडे को मैं जब आऊँगा तो उसका जो चैप्टर होगा वह होगा आपका गुप्त काल, मौर्योत्तर काल से लेकर के मौर्योत्तर काल से लास्ट होगा प्राचीन भारत, यानी मौर्योत्तर काल टू लास्ट, मौर्योत्तर काल से गुप्तोत्तर काल हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल ये कब हो जाएगा? मंडे को हो जाएगा। मंडे को यह क्लास आपकी सेम यानी 7 बजे जो होती है उसी समय होगी। इससे क्या होगा कि पूरा प्राचीन भारत मैंने 3 क्लास में आपको करवा दिया। 2 क्लास में मध्यकालीन भारत पर लूँगा और जो 4 क्लास बच जाता है वो पूरा का पूरा आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए समर्पित हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी तकरीबन 30 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। मतलब इतना प्रैक्टिस आप हिस्ट्री में कर चुके होंगे एक सप्ताह के अंदर, एक तरह से परीक्षण हो जाएगा कि अभी आपको कोई टेस्ट सीरीज ज़रूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की। केवल आकलन कीजिए, कोई दिक्कत होती है तो कोचिंग से संपर्क कीजिए। आपके लिए फाउंडेशन कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि लाया ही जा रहा है, अगस्त लास्ट में हो जाए, सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि तैयारी एक बार ही होती है। एक बार जम के तैयारी करिए, सब कुछ आपका फिर आगे अच्छा ही अच्छा होगा। और देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आपके साथ हम लोग चल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए पूरा का पूरा सेशन हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे सेशन आपके तकरीबन जो 38 डेज़ बचे हुए हैं तब तक चलते रहेंगे, जब तक कि आपके प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग शाम के 7 बजे ज़रूर जुड़े रहिए ऐसे प्रोग्राम के साथ। मैं मिलता हूँ फिर आपके साथ मंडे को। आज के लिए इजाज़त दें, बाय, टेक केयर एंड आज के लिए गुड नाइट।